हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू को। जब बात करते हैं एनिमल टिश्यू को तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से मैंने बोला है कि इसको हम लोग 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला आएगा जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग को ब्लड, बोन है ना, टेंडन, लिगामेंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग को इसी में ही से नेक्स्ट कैटेगरी में मिलने वाला है मसल्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, है ना। और जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी अगर देखा जाए तो मैंने बोला कि ये नर्वस टिश्यू होगा, जिसमें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में और सारा ब्रेन के बारे में, तो उसके पार्ट्स के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू। अब करना क्या है, बारी बारी से सबको देखेंगे। आज के लेक्चर में एपिथेलियल और कनेक्टिव पूरा हो जाएगा, है ना। इसको दो पार्ट में लाने वाले, क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एपिथेलियल की, तो क्या देखेंगे कि इसको हम लोग फिर से फर्दर क्लासीफाई करते हैं। किस बेसिस पे, तो मैंने बोला कि इसके शेप के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको फिर से क्लासीफाई करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि एक शेप है और दूसरा फंक्शन, उसके हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। इसमें से सबसे पहला जो होने वाला है वो क्या होगा, तो वो होने वाला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेकंड कौन सा होने वाला है, तो आप पढ़ोगे क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ोगे। थर्ड वन इज द कॉलमनर एपिथेलियम। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बारी बारी से इन सबको सीखना है। और टिश्यू चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बोलूँ कि एपिथेलियल टिश्यू से क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन से टिश्यू कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा में से करेंगे। ओके, अब एक एक करके सबको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैंने बोला है एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल में भी सबसे पहले कौन आने वाला है, तो एपिथेलियल में सबसे पहले आने वाला है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, जो सबसे पहला है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका जो सेल है ना, जैसे टिश्यू है तो टिश्यू तो सेल्स का ही बना हुआ होगा। तो हमने बोला है कि ये जो टिश्यू है, मतलब जो सेल्स इसमें होंगे वो फ्लैट होंगे, और उसी के हिसाब से इसका नाम स्क्वैमस पड़ा है। और मैंने बोला कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो अगर मैं बोलूँ स्क्वैमस कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलने वाला है हमारे बक्कल कैविटी में, मतलब लाइनिंग ऑफ द माउथ होने वाला है। और दूसरा ये कहाँ पे मिलने वाला है, ये हमारा मिलने वाला है कहाँ पे, इंटेस्टाइन वाले रीजन में। ठीक है, इंटेस्टाइन वाले रीजन में ये मिलने वाला है। तो मैंने बोला कि स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इंटेस्टाइन, ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये हमारा मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, अच्छा इसमें एक और चीज़ क्या देखेंगे, जैसे आप जब और पढ़ोगे ना इसको, तो आपको मिलेगा सिंपल, कंपाउंड। तो सिंपल कहने का मतलब, मान लेते ये एक सेल है, 1 सेल 2 3 4, तो ये 1 सेल थिक लेयर बन रहा है, एक सेल कहीं है ना, एक लेयर बन रहा है। तो मैंने बोला कि इसे चलो सिंपल सा है। अब मैंने बोला कि मान लेते ये मल्टी लेयर का बन गया है, ऐसा ऐसा बहुत सारा बन गया है, लेयर बन रहा है ना। तो मैंने बोला कि ये कंपाउंड होने वाला है। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या कि जब लेयर आया था स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर होगा ना, तो वो कहलाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे मैंने बोला है एक और टर्म जिसका नाम है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होगा, तो मैंने बोला कि ये लेयर होगा, और ये मिलता कहाँ पे है, तो हमारा जो स्किन है, हम लोग का जो स्किन है ना, ये पता है क्या है, तो मैंने बोला कि ये हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ये कहाँ पे होंगे, और मैंने अभी बताया है कि हम लोग को मेन रूप से ध्यान में रखना है कि कौन से टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी को देखना है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्यूबॉइडल क्यूब शेप के होने वाले हैं, इसके सेल्स जो होंगे क्यूब शेप के होंगे। और एक और ख़ास बात क्या है, जब क्यूबॉइडल की बात करेंगे या फिर अगर मैं बात कहूँ कॉलमनर की बात करूँ, तो क्या देखने वाले हैं
इन दोनों का फंक्शन अगर आप देखोगे ना तो साथ साथ लिखा रहेगा कि ये क्या करते हैं, तो मैंने बोला है कि ये जो है सिक्रेशन करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। बात है कि सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, आपने सुना है कि हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, है ना, और यहाँ पे हम लोग को ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पढ़ना था, तो हम लोग ये देखेंगे कि इनमें ही मॉडिफिकेशन होगा, इसमें ही मॉडिफिकेशन होगा और ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फॉर्मेशन होगा, तो सिक्रीट करेंगे, मतलब अलग अलग केमिकल सिक्रीट करेंगे। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, डाइजेशन चैप्टर आपने पढ़ा है, डाइजेशन में पढ़े हो कि उसमें एब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस होता है, और एब्जॉर्प्शन जैसे जो खाना हम लोग जो खाए हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट गए हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करना है ना, तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू का नाम मैंने क्या बोला है, तो मैंने बोला कि कोलमनर और क्यूबाइडल इन दोनों में से ही कोई होंगे, तो इन दोनों का एक साथ साथ फंक्शन आता है सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। अब मैंने बोला है कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, तो हमने बोला ये जो हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये मिलने वाला है हमारे, 1 सेकंड, ये मिलने वाले हैं हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, सैलिवरी ग्लैंड के पास मिलेंगे, और कहाँ पे मिलने वाले हैं ये, तो मैंने बोला कि किडनी वाले हिस्से में मिलने वाले हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये कॉलमनर पिलर की तरह स्ट्रक्चर होता है, कॉलमनर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिलर की तरह स्ट्रक्चर होगा, और मैंने बोला कि कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे मिलने वाला है, तो आप देखोगे कि ये मिलने वाला है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपने ये भी तो पढ़ा है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलने वाला है, ओके, ये नहीं, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं बोलूँगा कॉलमनर एपिथेलियम की, अच्छा इसमें आप और क्या देखने वाले हो, इसमें आप देखोगे ना कि कहीं पे सिलिएटेड कॉलमनर है, जैसे आप देखोगे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होने वाला है, कॉलमनर एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन है वो देखते हैं। सीलिया, आपने नाम सुना है सीलिया का, और आपने पढ़ा होगा सीलिया के बारे में कि सीलिया जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, है ना, तो मैंने बोला है सीलिया, आप कहीं पे देखने वाले हो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मैंने ये पिलर की तरह एक सेल बना दिया है, वही टिश्यू है जहाँ पे यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, इसी तरह से ये होने वाले कॉलमनर, तो मैंने बोला कि इसके ऊपर में ना सीलिया लगा होगा, और सीलिया क्या करेगा, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ाएगा ना, तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है, और ये होता कहाँ पे, इसका साइट कहाँ पे है, तो मैंने बोला कि ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, विंड पाइप है ना, तो ये ट्रैकिया वाले हिस्से में होने वाले हैं, ठीक है, ट्रैकिया वाले हिस्से में हमारे ये होने वाले हैं। अब इसके बाद और क्या जानना है, तो ये तो हो गया कि एपिथेलियम की बात हो गई, मैंने सभी के बारे में बता दिए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कौन सा, अच्छा हाँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक बच चुके हैं, तो ग्लैंडुलर के बारे में मैंने अभी बताया है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम is the modification of कॉलमनर एपिथेलियम, इनका ही क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और ये क्या बनाने वाले हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्लैंड आपने जो पढ़ा है, अलग अलग तरह के जो ग्लैंड पढ़े हो, वो सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के ही बने, तो ग्लैंड्स आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू के ही मॉडिफिकेशंस हैं ग्लैंड्स,
और ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स, और उस केमिकल का नाम है हार्मोन, जो आपने बचपन से पढ़ा है हार्मोन का नाम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। हम लोगों ने क्या कर लिया है, एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया है। क्या याद करना है, तो मैंने बोला उसका साइट इंपॉर्टेंट होता है, वो याद करना है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, वो क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ पहले। सबसे पहले तो इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बोन के बारे में देखेंगे। तीसरा मैंने बोला कि कार्टिलेज के बारे में देखेंगे। आप इसमें पढ़ोगे एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हो। आप इसमें पढ़ने वाले हो एरियोलो टिश्यू के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप इसमें पढ़ने वाले हो टेंडन और लिगामेंट, है ना, ये सारे के बारे में आप पढ़ने वाले हो। इन सब के बारे में बारे बारे से चर्चा करेंगे। हमारा कनेक्टिव टिश्यू में यही है। मैंने क्या बोला कि ये क्या करते हैं ना, तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगे, सभी से को कनेक्ट करने वाले हैं। और ये है ना हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा ये तो अभी हम लोग देखेंगे, तो बारी बारी से चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने मैट्रिक्स का नाम सुना है। अब आप बोलोगे हाँ मैट्रिक्स का नाम तो सुना है, हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है ना। लेकिन बात है ना कि मैट्रिक्स का रियल मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैट्रिक्स क्या है, तो सिंपल शब्दों में तो मैं बोलता हूँ कि चलो ये सब्सटेंस है। आप इसको सब्सटेंस कह सकते हो या मीडियम भी कह सकते हो। ये या तो ये सब्सटेंस होने वाला है या तो मीडियम बोलेंगे। जो करेगा क्या, जहाँ कहीं भी स्पेस खाली है सेल्स के अंदर में या कहीं पर भी, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सटेंस और मीडियम विच फिल वैकेंट स्पेस इनसाइड आवर बॉडी। अब ये सेल्स में होंगे, टिश्यू में भी हो सकते हैं। जैसे अब अच्छा ये क्या बोला, मैंने बोला कि मीडियम है, सब्सटेंस है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूंगा तो उसका लिक्विड जो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा कहलाता है, आपको पता है लिक्विड स्टेट में। लेकिन बोन जब पढ़ोगे आप, उसमें लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सॉलिड मैट्रिक्स है। तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि ये सब्सटेंस है, जहाँ कहीं भी जगह खाली होगा ये आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद मैंने बोला है कि अब बात करते हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड सच में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड तो बचपन से पढ़ना है, और जब आप क्लास 10th में जाओगे पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर भी ब्लड के बारे में आएगा पढ़ने के लिए। तो क्या क्या रखना है, तो हमने बोला है यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड। और ब्लड के बारे में तो समझ में आता है कि कनेक्टिव टिश्यू होने वाला है। ये क्या कंटेन करेगा, तो मैंने बोला कि इसके अंदर प्लाज्मा होगा। और क्या होगा इसके अंदर, तो मैंने बोला कि आरबीसी होने वाला है, डब्ल्यूबीसी होने वाला है। और क्या होगा, तो प्लेटलेट्स भी होंगे, है ना। बात है कि प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, तो मैंने बोला कि ये जो प्लाज्मा है ना, इट कंटेन, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे आपको, प्रोटीन्स मिलने वाला है। और क्या बोलने वाला है, तो मैंने बोला कि प्रोटीन के अलावा आपको इसमें मिलने वाले हैं सॉल्ट। और क्या मिलेंगे, हार्मोन्स, ये सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सारा कुछ तो हो गया। ठीक है, इसमें आप लोग और क्या जानते हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, साइंटिफिक नेम जानते हैं आप लोग, है ना। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होने वाला है, तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होने वाला है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो का मतलब रेड होता है और साइट का मतलब बड़ी रेड बॉडी है, इसलिए मैंने इसको इरेथ्रोसाइट बोला है ना। डब्ल्यूबीसी लीको, लीको का मतलब कलरलेस, जैसे प्लास्टिड पढ़े थे ना, लीको प्लास्ट पढ़े थे, तो लीको का मतलब कलरलेस या वाइट। इसका साइंटिफिक नेम होने वाला है ल्यूकोसाइट होने वाला है। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है। एक चैप्टर पढ़ना था हम लोग को, व्हाई डू यू फॉल इन, और उस चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से जानना था। ठीक है, तो ये आगे भी मिलेगा आपको, सच में मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा डब्ल्यूबीसी को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जब मैं बात करता हूँ डब्ल्यूबीसी की, थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ डब्ल्यूबीसी का।
क्या याद रखना ज़रूरी है? मन है तो याद कीजिए, नहीं मन है तब याद कीजिए। ठीक है। अब ये है ना WBC के बारे में कि ये अमीबॉइड शेप का होने वाला है। मैं इन सब इन्फॉर्मेशन वाली बातों पे चर्चा नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट हिस्सा उस पर बात करते हैं। मैंने बोला कि इसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक का नाम है ग्रैन्युलोसाइट, मतलब ग्रैन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर है, और एक का मतलब एब्सेंट होता है। तो मैंने बोला कि एक होने वाले हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स होने वाले हैं। ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे 3 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आपने कभी नाम सुना होगा इस्नोफिल्स का। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब इसके हिस्से होने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ए ग्रैन्युलोसाइट्स के, ये इंपॉर्टेंट है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स से क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे मोनोसाइट, और क्या पढ़ने वाले हैं? लिम्फोसाइट पढ़ने वाले हैं। और लिम्फोसाइट को भी अगर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो बी और टी, और याद रखना कि ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, यही बताना था हमें। ठीक है। हाँ, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, और टी लिम्फोसाइट इसका हेल्प करेगा एंटीबॉडी बनाने में। ये WBC का क्लासिफिकेशन है। ध्यान में क्या रखना है? लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन करते हैं। आपने सुना ना, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है? ये टी लिम्फोसाइट के कारण होता है। इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसमें और क्या पढ़ना है? तो हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन देख लिया है। ब्लड में क्या क्या होगा आपने पढ़ा है कि ब्लड हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, सीधे शब्दों में कहे तो, है ना। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़ा है आपने? तो आपने पढ़ा है कि ब्लड में ना सॉल्ट्स होते हैं, हम लोग फूड पार्टिकल्स जो खाते हैं वो स्मॉल अमाउंट, ये सब तो चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बोन के बारे में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बोन के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होने वाला है? सॉलिड होने वाला है। ठीक है। अच्छा, बोन के बारे में बोला मैंने कि ये बोन टिश्यू है ना, तो सेल का तो होगा, तो बोन सेल कुछ होते हैं, कुछ क्या बोन सेल्स होते हैं। और मैंने बोला कि इस बोन सेल्स को क्या कहेंगे? इस बोन सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब बात है कि बोन का फंक्शन आपने पढ़ा है, लोकोमोशन करने में हेल्प होगा, मतलब खड़ा रहने में, स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्शन करता है, ये सब ठीक है, बात ही बात है। हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये स्टोरेज करता है कैल्शियम का एंड फॉस्फोरस का। ठीक है, इस बात को याद रखना कि बोन में क्या होता है? स्टोरेज होता है कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, इन दोनों का होने वाला है स्टोरेज। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी की तरह एक और स्ट्रक्चर आपको पढ़ना था जिसका नाम था कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बारे में थोड़ा ध्यान में ये रखना है, इसमें जो सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला कि इसमें भी जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। और ये कहाँ कहाँ पे हिस्सा, किस किस हिस्से में बोलते हैं? तो कार्टिलेज जो होता है वो कहाँ पे होता है? अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो नोज जो है हमारा, मैं नोज बोल रहा हूँ, मैंने ईयर बोला है। इसके अलावा आप सुनोगे क्या? तो हमारा लैरिंक्स जो है, वॉइस बॉक्स, और इस तरह के हिस्से में ये मिलने वाले हैं। इस चीज़ को याद रखना है, साइड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को और क्या पढ़ना था? तो मैंने बताया था कि हम लोग को पढ़ना है इसके बाद टेंडन लिगामेंट क्या होने वाले हैं। ठीक है, टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। याद रखना है कि बोन को हम लोग ऑस्टियो कहते हैं। आप कहीं पर भी ऑस्टियो टर्म्स देखोगे ना तो बोन ही समझना। ठीक है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डिजीज है, या फिर ऑस्टियोलॉजी या स्टडी ऑफ बोन, या फिर कोई ऑस्टियो का डॉक्टर है, तो इसका मतलब वही होने वाला है। ठीक है, ये बोन से रिलेटेड ही होने वाला है। फिर मैंने बोला कि ये लिगामेंट क्या करते हैं, तो लिगामेंट के बारे में आपने पढ़ा है। अब ये सब सीधे सीधे शब्दों में समझना है। लिगामेंट जो होता है ये कनेक्ट करता है किसको? तो बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन टू बोन, ये लिगामेंट हमारा करेगा। और आपने एक और नाम सुना होगा टेंडन का, तो टेंडन क्या करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा, किसे कनेक्ट करेगा बच्चे? तो मैंने बोला कि ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, मसल टू बोन, ये याद रखना है।
इसके बाद हम लोग को और क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है एरियोलर टिश्यू। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो याद रखना है कि ये होगा कहाँ पर, तो मैंने बोला है कि ये बिलो मिलने वाला है, मतलब नीचे मिलेगा किसके, स्किन के, हमारे स्किन के अंदर में ही मिलने वाला है, ठीक है, बिलो स्किन एंड मसल्स। और ये होते कहाँ पे हैं, तो जैसे आपने हम लोग का जैसे नर्व्स है ना, नर्व है, या फिर मैंने बोला कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो मैंने बोला कि ये होंगे हमारे बोन मैरो के पास, ठीक है, बोन मैरो हो गया हमारा। या फिर मैंने बोला कि जो नर्व्स मैंने बोला है, इन सब हिस्सों में हमारा क्या होने वाला है, एरियोलर टिश्यू होगा, जो इसका प्रोटेक्शन करेगा। इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये रिपेयरिंग करता है। अगर ये सब हिस्से रिपेयर करेगा, ये सब मान लेते कुछ भी डैमेज हो गया है ना हमारे अंदर में जो भी, तो रिपेयरिंग करने का काम जो होता है वो एरियोलर टिश्यू का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एडिपोज टिश्यू, इसके बाद एडिपोज के बारे में पढ़ना, ठीक है, इसके बाद एडिपोज है, और एडिपोज के बारे में क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं इसके। अब मैं बोल रहा हूँ एडिपोज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एडिपोज जो होते हैं ना, इसमें जो सेल्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट। साइट का मतलब सेल होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। साइट कहीं पर भी दिख जाना, इसका मतलब सेल होने वाला है, ठीक है, एडिपोसाइट। अच्छा, ये क्या होता है, स्टोर करता है फैट को, मतलब फैट का ही लेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये करेगा क्या, तो याद रखना है कि ये हमारे बिलो स्किन के बिलो मिलेंगे ये, ठीक है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर में जो ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, वहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे समझते हैं, जैसे हमारा किडनी है या लंग्स है, तो इन सबके प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे क्या होगा, एडिपोज टिश्यू फैला हुआ, ठीक है, जहाँ आप फैट कहते हैं भाई, फैट ही है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मिलने वाले बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स मिलने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स है ना, और मसल्स का फंक्शन हम लोग सीखे हैं क्या, कि लोकोमोशन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक नया टर्म सीखने वाले हैं जिसका नाम है सिनसाइटियम या सिनसाइसियम, जैसा भी आप पढ़िए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसा केस है नहीं जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लिया होगा, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिया स्टेज है ये, ठीक है, स्टेज ऑफ मल्टी न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लियाई कहने का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी सेल में नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मैंने बोला कि कहीं कहीं पे आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। एक सेल है उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस मिल गया, एक सेल बहुत सारे न्यूक्लियस। मैंने बोला ये केस कहलाएगा सिनसाइसियम। और ये होता कहाँ पे है, तो मैंने बोला कि आपने नाम सुना है, मसल का नाम सुने हो ना। अभी हम लोग देखेंगे कि मसल्स में किस टाइप के मसल्स में ऐसा केस दिखने वाला है। दूसरा कहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग पीते हो ना डाव वाला जो वाटर पीते हो, कोकोनट वाटर, है ना, कोकोनट वाटर, ये दो जगह हैं जहाँ पे हमको ये दिखने वाला है, ठीक है। कोकोनट वाटर हो गया और मसल हो गया। मसल में भी देखेंगे कहाँ पे होने वाला है। अब बात है कि मस्कुलर टिश्यू कितनी तरह के होंगे, क्या क्या इसका डिवीजन होने वाला है, कितना टाइप होने वाला है। तो मैंने बोला है कि मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के हम लोग को पढ़ने हैं, बेस्ड ऑन उसमें क्या बैंड है और मूवमेंट होता है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मस्कुलर टिश्यू है तो ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, तो मैंने बोला कि इसमें मूवमेंट होगा, और मूवमेंट कभी पर भी होना है तो इसके लिए एक मंत्र ये होता है कि वहाँ पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन। कहीं पर भी अगर मूवमेंट होना है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। अर्थवर्म का आप मूवमेंट देखो, पहले उसका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फैलता है, उसी तरह से होता है ना। तो ये मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन होगा तभी जाकर मूवमेंट होना है। और मैंने बोला कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन लगता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन लगता है जिसका चर्चा एनसीईआरटी में भी किया हुआ है, ठीक है। स्पेशल प्रोटीन होंगे और उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होंगे उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चे, तो हमने बोला है कि इसका एग्जाम्पल होने वाला है एक्टिन एंड मायोसिन होने वाला है। मतलब ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो होंगे तो मूवमेंट में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है।
अब हम लोग इसका डिवीजन देखते हैं कितनी तरह का होने वाला है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो 3 तरह का देखने वाले हैं अभी। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा होगा ये? तो आपने नाम सुना है बचपन में, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स, बस वही है। एक का नाम मैंने बोला है अस्ट्रिएटेड है, तो एक अस्ट्रिएटेड है, तो कैसा होगा? एक होगा नॉन अस्ट्रिएटेड, और तीसरा तो आराम से कार्डियक होने वाला है। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, मतलब हार्ट के पास मिलने वाले। बात है कि ये अस्ट्रिएटेड कैसे है, नॉन अस्ट्रिएटेड क्या होने वाला है, और ये कार्डियक कैसे है। अभी मैंने बोला था कि इसमें एक केस आता है सिंसाइटियम। याद रखना है कि अस्ट्रिएटेड मसल जो होते हैं इसी में आपको दिखने वाला है सिंसाइटियम दिखने वाला है, मतलब मल्टी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या है ना, बैंड होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना कि मूवमेंट के लिए एक्टिन और मायोसिन चाहिए, तो ये बैंड ही है समझिए, तो एक तरह का। या फिर ऐसे समझते हैं ना कि एक्टिन और मायोसिन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। आई बैंड, ए बैंड, जो भी पढ़ोगे आप हायर क्लास में। तो मैंने बोला कि कुछ ऐसा रीजन बनाने वाले हैं। ये हमारा डार्क हिस्सा, ये हिस्सा लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया। तो अल्टरनेट डार्क बैंड, यहाँ कुछ नहीं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो अल्टरनेट बैंड बनाते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ठीक है। और इसी में क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखेंगे, और तब हमको पता चलेगा कि मूवमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रिएशंस का आने का मतलब होगा कि यहाँ पे बैंड होंगे, लाइट बैंड और डार्क बैंड। मैंने बोला है कि ये होने वाला है हमारा डार्क बैंड, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा लाइट बैंड होगा, ठीक है, लाइट बैंड। तो इसमें अल्टरनेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क लाइट ऐसा दिखने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्ट्रेटेड मसल्स, स्टेशंस की तरह दिखते हैं। मैंने बोला कि ये और क्या होंगे, तो आपने जो वॉलेंट्री का नाम सुना है, वॉलेंट्री मसल्स यही होंगे। और वॉलेंट्री मसल्स है मतलब इसको हम अपने बिल के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, तो मूव कर सकते हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है। नॉन स्टेशंस में ये सब तो कुछ दिखने वाला नहीं है, स्टेशंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो मैंने बोला कि ये हमारा नॉन वॉलेंट्री होने वाले हैं, और नॉन वॉलेंट्री या फिर मैं इसको इनवॉलेंट्री कह देता हूँ, इनवॉलेंट्री होने वाले हैं। और ये होते कहाँ पे हैं, तो ये हमारा स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स जहाँ पे भी मिलेंगे ये हमारे वहीं पे होने वाले हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स होने वाले हैं। आप स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ोगे, बहुत जगह पे मिलेगा। कार्डियक मसल्स कहाँ पे मिलने वाला है, तो मैंने बोला है हार्ट के पास होंगे। और इसमें क्या है ना कि ये भी आते हैं किसमें, तो इनवॉलेंट, ये नॉन स्टेशंस की तरफ भी आते हैं। लेकिन इसमें जैसे कार्डियक मसल में खास बात है ना कि इसमें आपको स्टेशंस दिखेगा, मायोफाइब्रिल्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना कि ये कहाँ पे होने वाले, हार्ट के पास होंगे, हार्ट के पास होंगे। और इसमें एक स्पेशल बात मैं बता देता हूँ कि ये मायोजेनिक होंगे। और मायोजेनिक कहने का मतलब ऑटो एक्साइटेबल्स होंगे। ऑटो एक्साइटेबल्स मतलब ये हमारे बिल पे तो मूव नहीं करने वाले, मतलब ये है कि ये इनवॉलेंट्री होने वाले हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने दिल को थोड़ा देर के रोक सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो ये हमारा था सारा का सारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे आगे। धन्यवाद।